वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इसके लिए। तो चैप्टर है प्लांट किंगडम। थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11th का। आज हम इसके जो फर्स्ट दो इंट्रोडक्टरी पेजेस हैं जिसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात की गई है, आज हम सारा वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वही रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले वीडियो में जो बोला जा रहा है उसको समझना है, उसके बाद पॉज करके नोट्स साथ के साथ बनाने हैं। अगर आपने वीडियो से नोट्स नहीं लिए तो सच में इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो मेरे नोट्स होते हैं वो बहुत सारी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन का एक साथ मैं जो क्रक्स निकालती हूँ वो होता है। तो प्लांट किंगडम हम शुरू कर रहे हैं। आपका कुछ टेस्ट के लिए मुझे बोला गया था कि देयर इज अ टेस्ट, तो इसलिए मैं पहले इस प्लांट किंगडम के जो टेस्ट का सिलेबस है उसे कवर कर देती हूँ। उसके बाद जो हम क्वेश्चन वीडियोस बना रहे थे, विल मूव बैक टू दोस क्वेश्चन वीडियोस। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वंस इट इज विजिबल टू यू प्लीज लेट मी नो। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। फाइन। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। हमारे पास तीन टाइप के मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम थे बेटा। एक था आर्टिफिशियल, एक नेचुरल और एक जो आज हम फॉलो करते हैं दैट इज फाइलोजेनेटिक। तो आपको तीनों के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। जिसमें सिर्फ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया था, जिसमें सिर्फ सारे नहीं, एक या दो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया था, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचुरल में बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए गए थे, सिर्फ मोर्फोलॉजिकल नहीं, एनाटॉमिकल, साइटोकेमिस्ट्री पर बेस्ड, बायोकेमिकल, जेनेटिकल, बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए गए थे। वो नेचुरल हो जाएगा। और फाइलोजेनेटिक में नेचुरल वाले सारे कैरेक्टर्स तो लिए ही गए थे, साथ में एवोल्यूशनरी अप्रोच भी फॉलो करी गई थी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुआ और कौन सा बाद में इवॉल्व हुआ। तो वो फाइलोजेनेटिक हो जाएगा। तो तीन तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। पहला आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में एक या दो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए। नेचुरल में बहुत सारे और कैरेक्टर्स जो कि साइटोलॉजी पर बेस्ड थे, जेनेटिक्स पर बेस्ड थे, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे, बहुत सारी चीजें और पूरी की पूरी मोर्फोलॉजी पर बेस्ड थे, वो सब लिया गया। एंड फाइलोजेनेटिक में प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और आज हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये एक ओवरव्यू हो गया। इसके बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एरिस्टोटल एंड लीनियस ने प्रपोज किया था। एरिस्टोटल एंड लीनियस, सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है ये। और इसमें वन और फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर कंसीडर्ड, वन और फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर कंसीडर्ड। कंप्लीट मोर्फोलॉजी को भी कंसीडर नहीं किया गया था। क्लासिफिकेशन जब हम एंजियोस्पर्म में करते हैं तो मोर्फोलॉजी के नाम पर जैसे हम हैबिट ले लेते हैं कि ग्रोथ हैबिट कैसी है, हर्ब है, शर्ब है, ट्रीज है, कलर कैसे है, नंबर एंड शेप, लीव्स की शेप कैसी है, लीव्स का कलर कैसा है, लीव्स का नंबर कैसा है, ये हम एंजियोस्पर्म में जनरली मोर्फोलॉजी के हिसाब से कंसिडर करते हैं। और आर्टिफिशियल में वन और फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड। और इसके प्रोपोनेंट्स कौन थे, इसके साइंटिस्ट कौन थे? एरिस्टोटल एंड लीनियस। लीनियस ने एक और सिस्टम दिया था जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपका कई बार क्वेश्चन आता है, हु प्रपोज्ड सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? लीनियस प्रपोज्ड सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और उन्होंने सारे प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था।
किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर। ये भी पेपर में आया क्वेश्चन। एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर पर बेस लगाकर उन्होंने सारे प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था, और उनकी इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को नाम दिया गया सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने सेक्स ऑर्गन जो कि प्लांट्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या एंड्रोइशियम, उसको कंसीडर करके क्लासिफिकेशन किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, आप बोल देना लीनियस ने दिया। किस पर बेस्ड था? स्टेमन स्ट्रक्चर या एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। कितनी क्लासेस में डिवाइड करा उन्होंने? 24 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है। देन हमारे पास उनकी क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी डिटेल है, थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ठीक है। उन्होंने प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक फेनेरोगैम और एक क्रिप्टोगैम। क्रिप्टिक होना मतलब क्या होता है? हिडन होना कुछ। गैम्स का मतलब सेक्स ऑर्गन है। तो जब सेक्स ऑर्गन छोटे छोटे और हिडन है तो उसे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, और जब सेक्स ऑर्गन फेनेरो मतलब एक्सपोज्ड है तो उसे फेनेरोगैम कहेंगे। तो क्रिप्टोगैम्स में सेक्स ऑर्गन्स क्या हो गए? हिडन। फेनेरोगैम्स में क्या हो गए? एक्सपोज्ड। तो 24 क्लासेस में से सिर्फ एक क्लास क्रिप्टोगैम्स को दी गई थी और 23 क्लासेस फेनेरोगैम्स को दी गई। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन्स बहुत अच्छे से विजिबल थे, तो वो फेनेरोगैम्स में रखे गए, और बाकी जितने प्लांट्स थे वो सारे किस में रखे गए? क्रिप्टोगैम्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम फंजाई तो प्लांट नहीं है, आपने पिछले चैप्टर में प्लांटे में नहीं पढ़ाया फंजाई। तो विटिकर क्लासिफिकेशन के अंदर फंजाई प्लांटे में नहीं आता, लेकिन इनिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थे उसमें फंजाई को प्लांटी के अंदर रखा गया था। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। लीनियस और एरिस्टोटल ने दिया। वन और फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। लीनियस वाले सिस्टम को हमने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला। एंड्रोइशियम की स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, 24 क्लासेस में डिवाइड किया। 23 क्लासेस फेनेरोगैम्स को मिली, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिनमें सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज थे, वेल डेवलप्ड थे, और जिसमें लेस डेवलप्ड थे और एक्सपोज नहीं थे, हिडन थे, वो क्रिप्टोगैम्स थे, और उनको एक क्लास में रख दिया गया, और फंजाई भी इस ग्रुप का पार्ट। ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है कि द प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म वर ग्रुप लाइक वन स्टेमिन। अब कैसे इनको ग्रुप किया गया था 23 क्लासेस में? तो जैसे एक क्लास का नाम रख दिया मोनोएंड्रिया, जिनमें एक ही स्टेमिन था उनको मोनोएंड्रिया बोला। जिसमें दो स्टेमिन होगा तो इस तरीके से डायएंड्रिया, इस तरीके से नाम रखे गए थे। जिसमें 20 या उससे ज्यादा स्टेमिन थे उसको आइकोसा एंड्रिया। इस तरीके से उन्होंने 23 क्लासेस इजाद की, जिसमें पैनेरोगैम्स मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रखे गए थे। और लीनियस ने अपनी बुक में जेनेरा प्लेंटेरम में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। जेनेरा प्लेंटेरम दो अलग अलग सालों में लिखी गई बुक है। एक लीनियस ने लिखी थी थोड़ा 1737 के आसपास, और 1862 के आसपास जो लिखी गई थी वो बेंथम एंड हुकर ने लिखी थी। तो दोनों इसके राइटर है। तो ये मत कहना एट द एंड ऑफ द क्लास की मैम जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखी। लीनियस ने भी जेनेरा प्लेंटेरम लिखी थी, और आगे जब मैं बताऊंगी बेंथम एंड हुकर ने भी जेनेरा प्लेंटेरम लिखी थी। बिना देर करे आगे चलते हैं। लिमिटेशन क्या है? हर चीज की लिमिटेशन होती है बायोलॉजी में। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि क्योंकि ये वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे, तो इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, और अनरिलेटेड स्पीशीज को एक दूसरे के साथ चिपका दिया। क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स पर बेस्ड नहीं थे, इसलिए सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी गई थी, लेकिन जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो नेचर में जल्दी अफेक्ट होते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उन पर जल्दी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दी जानी चाहिए थी और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कम वेटेज दी जानी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी थी। तो अब एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत आती है, और वो नया क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसकी जरूरत आती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें कंप्लीट मोर्फोलॉजी ली गई थी और नेचुरल एफिनिटीज भी ली गई थी। नॉट ओनली की कंप्लीट मोर्फोलॉजी लेंगे और बाकी कुछ नहीं लेंगे, तो कंप्लीट मोर्फोलॉजी के साथ साथ नेचुरल एफिनिटीज भी ली गई। ठीक है। ओके। तो कंप्लीट मोर्फोलॉजी एंड नेचुरल एफिनिटीज। अब नेचुरल एफिनिटीज में जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें कंसीडर की गई थी नेचुरल एफिनिटीज के अंदर।
नेचुरल एफिनिटीज में क्या क्या कि क्या सिमिलैरिटी है दो प्लांट्स के अंदर और क्या डिससिमिलैरिटी है, इन सबको लिया गया था। लेकिन फाइलोजेनी कंसीडर नहीं की गई थी, फाइलोजेनी बाद में कंसीडर की जाएगी, अभी फाइलोजेनी कंसीडर नहीं की गई थी। और इसके साइंटिस्ट कौन थे? बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर साइंटिस्ट थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। किसके साइंटिस्ट थे? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके लिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट थे जॉर्ज बेंथम हुकर एंड जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। एरिस्टोटल और लिनियस किसके साथ करोगे? आर्टिफिशियल के साथ, नेचुरल के साथ ये दोनों साइंटिस्ट करते। अब ये दोनों साइंटिस्ट रॉयल बोटेनिकल गार्डन में काम करते थे, ये भी याद रखना है। इन्होंने बुक लिखी थी जेनेरा प्लेंटरम, ये जेनेरा प्लेंटरम दूसरी वाली बुक है, और एक बुक लीनियस ने भी लिखी है, सेम ही नाम है दोनों बुक्स, ठीक है। इन्होंने सबसे बड़ा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया स्पर्मेटोफाइट्स का। अब बच्चों को पता नहीं है व्हाट इज स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मा मतलब होता है सीड, इन प्लांट्स सीड होता है। तो जो भी सीड बेयरिंग प्लांट्स थे ना, सीड बेयरिंग प्लांट्स का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने डेवलप किया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं। और स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बेयरिंग प्लांट। तो सीड बेयरिंग प्लांट्स आप सबको पता है, अब तो आप लोग रिपीटर बैच में हो। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सीड कैरी करते हैं। जो बाकी प्लांट्स है जैसे टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी, ये सीड कैरी नहीं करते, ठीक है। तो इनका जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को कवर किया था, इसलिए उसे सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला जाता है, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला जाता है नेचुरल के हिसाब से। तो स्पर्मेटोफाइटा में टोटल 202, स्पर्मेटोफाइटा में टोटल 202 फैमिलीज थी बेटा, आपको नंबर याद नहीं रखना है। 202 फैमिलीज थी। इन्होंने इन फैमिलीज को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया कि कुछ है डाइकॉट फैमिलीज, कुछ है जिम्नोस्पर्म्स और कुछ है मोनोकोट फैमिली। आपको फैमिली का नंबर याद नहीं करना। डाइकोट फैमिली के अंदर फर्दर ग्रुपिंग किए जिनके पेटल्स फ्री थे, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं थे, वो पॉलीपेटेली हो गई। जिनमें पेटल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज थे वो गैमोपेटेली हो गई। जिनमें या तो पेटल थे ही नहीं या फिर सेपल और पेटल में कोई डिफरेंस नहीं था, उनको मोनोक्लेमाइडी ग्रुप हो गया। तो आपसे पूछेगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने दिया। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट था, नेचुरल एफिनिटीज पर डिपेंडेंट था, एम्ब्रियोलॉजी फाइटोकेमिस्ट्री पर डिपेंडेंट था, कंप्लीट मोर्फोलॉजी पर भी डिपेंडेंट था। अब इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन किया, टोटल 202 फैमिलीज थी, उन्होंने डाइकोट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड, सॉरी मोनोकोट्स में डिवाइड कर दिया। डाइकोट को फर्दर डिवाइड किया, जिनमें पेटल्स फ्री थे उनको पॉलीपेटेले में रख दिया, जिनमें पेटल्स फ्यूज्ड थे, एक दूसरे से फ्यूज थे, उनमें गैमोपेटेले में रख दिया। पेटल सबको पता है ना, फ्लावर में जो पेटल होती है उसकी बात चल रही है। और जिनमें पेटल्स या तो थे ही नहीं और थे तो सेपल और पेटल में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था, उनको मोनोक्लेमाइडी ग्रुप में रख दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम किया। अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर बेस्ड, ठीक है। और उन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड क्यों था? क्योंकि उनके हिसाब से फ्लोरल कैरेक्टर्स आर मोर स्टेबल कंपैरेटिव टू कंपैरेटिव टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो जो फ्लोरल कैरेक्टर्स थे मतलब वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया सेक्सुअल कैरेक्टर एनवायरनमेंट से उतने जल्दी अफेक्ट नहीं होते, तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दी जानी चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड दैट्स व्हाट बेंथम एंड हुकर डिड। उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दी और फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड स्पर्मेटोफाइटा का पूरा क्लासिफिकेशन डेवलप कर दिया। देन दिस वाज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है उसका, ठीक है। और आज तक सारे हर्बेरिया में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही फॉलो किया जाता है, इतना सिंपल है कि हम अपने हर्बेरिया के अंदर ये फॉलो करते हैं। लेकिन इसके भी नेगेटिव पॉइंट्स थे। नेगेटिव पॉइंट ये था कि इसमें फाइलोजेनी कंसीडर नहीं हुई थी। ध्यान से देखिए, डाइकोट जो है जिम्नोस्पर्म से पहले रखे गए हैं। आपको पता है कि डाइकोट और मोनोकोट ये बाद में आए और जिम्नोस्पर्म पहले आए, राइट। जब जिम्नोस्पर्म पहले आएंगे तो हमें इसे रखेंगे भी पहले ना, तो एवोल्यूशन को कंसीडर नहीं किया गया, फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया गया। तो फाइलोजेनी सजेस्ट दैट जिम्नोस्पर्म इवॉल्व्ड अर्लियर देन डाइकोट, so this classification was not up to the mark on the basis of phylogeny. फाइलोजेनी को अगर हम फॉलो करें तो ये क्लासिफिकेशन सही नहीं था। क्लियर?
तो अभी हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी देख लिया और हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब हमारे पास एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक। अब फाइलोजेनेटिक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है आज के टाइम में, और ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड था। और ये जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो कैसे निकालेंगे? आज मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा पहले इवॉल्व हुआ और कौन सा बाद में? और ये निकालेंगे हम फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर। फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स निकालेंगे। अब जैसे हमने पढ़ा आर्टिफिशियल में एरिस्टोटल एंड लीनियस, नेचुरल में हमने पढ़ा जोसेफ, डाल्टन, हुकर, बेंथम एंड हुकर। एंड यहाँ पर फाइलोजेनी में भी तो कुछ प्रोपोनेंट्स आएंगे। तो फाइलोजेनी की पहला प्रोपोनेंट है A.W. आइक्लर, एंगलर एंड प्रांटल, हचिंसन, तख्ताजान एंड ऑसवर्ल्ड टिप्पो। एक बार ये रीड कर लेना तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि ये सारे फाइलोजेनेटिक थे। A.W. आइक्लर जो थे उन्होंने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन जो बिगेस्ट क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनी का वो ऑसवर्ल्ड टिप्पो ने दिया। और बीच में एंगलर एंड प्रांटल, हचिंसन, तख्ताजान एंड ऑसवर्ल्ड टिप्पो ये सारे आए। फर्स्ट किसने दिया था? A.W. आइक्लर ने दिया। अब A.W. आइक्लर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जब इतना नाम सुन रहे हैं इसका। बहुत ही बेसिक टाइप का क्लासिफिकेशन था। उन्होंने प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक क्रिप्टोगैमिया और एक फेनेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया में सेक्स ऑर्गन्स जो थे वो विजिबल नहीं थे, फेनेरोगैमिया में सेक्स ऑर्गन्स विजिबल थे। क्रिप्टोगैमिया के अंदर हमारे पास तीन ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैमिया में जिसमें सेक्स ऑर्गन्स विजिबल थे उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, अब हम फाइलोजेनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था तो उन्होंने फाइलोजेनी के हिसाब से अरेंज किया था कि थैलोफाइटा पहले आए, फिर ब्रायोफाइटा आए, फिर टेरिडोफाइटा आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए और फिर एंजियोस्पर्म आए। जिन बच्चों को थैलोफाइटा का आइडिया नहीं है, जिसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है जैसे कि एल्गी, जिसमें बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, तो यहाँ फाइलोजेनी को फॉलो किया गया था। एंड फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन A.W. आइक्लर ने दिया। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक किसने दिया? A.W. आइक्लर ने। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट किसका आ जाएगा? नेक्स्ट एंगलर एंड प्रांटल का आ जाएगा। एंगलर एंड प्रांटल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, तो मैंने इसको रखा है, तो आपको ये करना पड़ेगा एंगलर एंड प्रांटल। तो यहाँ पर प्लांट्स को टोटल 13 डिविजन में डिवाइड किया। प्लांट्स को टोटल कितने डिवीजन में डिवाइड किया? 13 डिवीजन में। जो 12 डिवीजन थे उसमें बैक्टीरिया से लेकर टेरिडोफाइट्स तक रख दिया गया। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम बैक्टीरिया प्लांट का पार्ट कब से हो गया? पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में विटेकर नहीं आए थे और बैक्टीरिया अलग नहीं हुए थे। बैक्टीरिया किसका पार्ट था? प्लांटी का ही पार्ट था। तो बैक्टीरिया से लेकर टेरिडोफाइट को 12 डिवीजन में रखा और 13th डिवीजन में रखा एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेम। अब इसका मतलब समझो, एम्ब्रियोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो बनेगा। मतलब 12 डिवीजन में तो एम्ब्रियो भी नहीं बन रहा, ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो बनेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 12 डिवीजन में एम्ब्रियो नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि एम्ब्रियो तो बेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन साइफेनोगेमिया मतलब पोलन ट्यूब भी बनेगी। साइफेनो या साइफोनो वर्ड जो यूज होता है वो पोलन ट्यूब के लिए यूज होता है। तो बैक्टीरिया टू टेरिडोफाइटा का मतलब ये हो गया कि ये 12 डिविजन्स में तो ये आ जाएंगे, बैक्टीरिया टू टेरिडोफाइटा। ठीक है, 12 डिविजन्स में तो ये लोग आ जाएंगे। अब जो बच्चे हुए हैं उनमें सब में एम्ब्रियो पक्का पक्का मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 12 डिवीजन में है इनमें एम्ब्रियो नहीं था, इनमें भी होगा कुछ के अंदर, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करा। ठीक है, तो फिर एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमिया, साइफोनोगैमिया मतलब जिनमें पोलन ट्यूब बनेगी, 13th डिवीजन था ये। तो एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमिया। एम्ब्रियोफाइटा सारे एम्ब्रियो कैरी करेंगे और सारे पोलन ट्यूब कैरी करेंगे, तो इसके अंदर दो ग्रुप आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एज इट इज छोड़ दो। एंजियोस्पर्म में हमें पता है कि दो ग्रुप होते हैं, एक मोनोकोट होता है और एक डाइकोट होता है। ठीक है, इन्होंने डाइकोट को एडवांस बताया था, जबकि आज हमें पता है कि क्या एडवांस है? मोनोकोट एडवांस है। अब आप पूछोगे कि मैम इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा आया हुआ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। जो डाइकोट है उसके अंदर दो ग्रुप्स थे, एक आर्कीक्लेमाइडी थी और एक मेटाक्लेमाइडी। आर्कीक्लेमाइडी के अंदर हमारे मोनोक्लेमाइडी और पॉलीपेटेली आ गए। याद करो अभी हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़कर आए थे, वहां पर भी ये टर्म थी। वहां पर थी हमारे पास पॉलीपेटेली थी ना, पॉलीपेटेली। तो पॉलीपेटेली क्या होते हैं? जिसमें पेटल्स फ्री होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीपेटेली, और जिनमें पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं सिम्पेटेली।
उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्पेटेली, जिनमें पेटल्स फ्यूज होते हैं। और जिसमें पेटल होते ही नहीं है या डिफरेंशिएटेड नहीं होते, वो क्या हो जाएगा, मोनोक्लेमाइड। तो दोबारा से समझो, हमने सबसे पहले आर्टिफिशियल पढ़ा था। आर्टिफिशियल वन और फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। फिर नेचुरल आया, नेचुरल में ज्यादा कैरेक्टर्स लिए गए, कंप्लीट मोर्फोलॉजी ली गई, लेकिन फाइलोजेनी नहीं ली गई। फिर फाइलोजेनेटिक आता है, जिसमें फाइलोजेनी कंसीडर की गई, लेकिन जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो एडब्ल्यू आइक्लर ने दिया था, बहुत बेसिक था, लेकिन उसमें फाइलोजेनी फॉलो की गई। उसके बाद एंगलर एंड प्रांटल का क्लासिफिकेशन आता है, उन्होंने टोटल 13 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया प्लांट को। बैक्टीरिया टू टेरिडोफाइट 12 डिविजन हो गए, और 13th डिविजन का नाम रखा ऐसे प्लांट्स जो एम्ब्रियो भी कैरी करेंगे और पॉलन ट्यूब भी बनाएंगे, एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमिया। एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमिया के अंदर दो सब ग्रुप्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अलग कर दो, एंजियोस्पर्म में मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। आज जो डाइकोट्स है उसमें आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी दो ग्रुप बनेंगे, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी के अंदर लोअर डाइकोट्स आते हैं और मेटाक्लेमाइडी के अंदर हायर डाइकोट्स आते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि हायर डाइकोट कौन से थे, मेटाक्लेमाइडी वाले हायर डाइकोट्स थे। बेटा यही पेपर में क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि मेटाक्लेमाइडी वाले क्या है, हायर डाइकोट। आर्किक्लेमाइडी के अंदर दो ग्रुप है, मोनोक्लेमाइडी एंड पॉलीपेटेले। मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स या तो है ही नहीं, है तो हमें अलग से समझ नहीं आ रही, सेपल्स में ही मिली हुई। और पॉलीपेटेले में पेटल्स फ्री हैं एक दूसरे से। और मेटाक्लेमाइडी के अंदर क्या है, सिम्पेटेले ग्रुप आता है, जिसमें पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज है, और फ्यूजन होना एक हायर कैरेक्टर है, तो ये हायर डाइकोट्स के अंदर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिम्पेटेली क्या है, दे आर हायर डाइकोट्स, सिम्पेटेली इज हायर डाइकोट। तो ये हो गया एंगलर एंड प्रांटल का क्लासिफिकेशन। बेटा नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन किसने दिया था, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन दिया था फाइलोजेनी वाला ऑसवर्ल्ड टिप्पो ने। तो अब हमें हमारे पास आ जाता है ऑसवर्ल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है। उन्होंने प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, हमें यही समझना है मेन, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा जिनमें थैलस लाइक बॉडी थी और ये कभी एम्ब्रियो नहीं बनाते, जैसे कि एल्गी। एम्ब्रियोफाइटा जो एम्ब्रियो बनाएंगे। अब एम्ब्रियोफाइटा के अंदर दो ग्रुप कर दिए, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू है और जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। एम्ब्रियो तो मिल रहा है, लेकिन अगर वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो वो ए ट्रैकिएटा हो जाएंगे, इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। ये ब्रायोफाइट का कैरेक्टर है। जिनमें वैस्कुलर टिश्यू है वो ट्रैकियोफाइटा हो जाएंगे, और इसमें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों आ जाएंगे। तो ऑसवल्ड टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो एडब्ल्यू आइक्लर ने तो सिर्फ क्या किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इस तरीके से अरेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा था एंगलर एंड प्रांटल का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है लेकिन काफी बड़ा सिस्टम था। जैसे उन्होंने 13 डिवीजन में डिवाइड किया था। 13th डिवीजन जो था वो एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगैमिया का था। जिम्नोस्पर्म अलग हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म में मोनोकोट एंड डाइकोट, डाइकोट में फर्दर लोअर डाइकोट एंड हायर डाइकोट। लोअर डाइकोट के अंदर हमारे पास दो ग्रुप आते हैं, एक मोनोक्लेमाइडिया और दूसरा पॉलीपेटेले, और हायर डाइकोट में हमारे पास आता है सिम्पेटेल, ठीक है, जिसमें पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज रहेंगी। और ये पेपर का क्वेश्चन है। ऑसवर्ल्ड टिप्पो ने कुछ नहीं किया, उन्होंने पहले प्लांट्स को बोला जो थैलस लाइक है वो थैलोफाइटा हो जाएंगे, जिनमें एम्ब्रियो बन रहा है वो एम्ब्रियोफाइटा हो जाएंगे, जिनमें एम्ब्रियो के साथ वैस्कुलर टिश्यू भी है वो ट्रैक्योफाइटा हो जाएंगे, जिनमें नहीं है वो ए ट्रैकियाटा हो जाएंगे। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल एल्गी है, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है वो ब्रायोफाइट हो गए, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू है वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब है ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी, एनसीईआरटी ने वो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले जो टेक्सोनॉमी हमारे पास है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इसे फिनेटिक्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करना है और उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को एक मैनुअली अगर हम करके देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। तो वी हैव डेवलप्ड सर्टेन एल्गोरिदम यूजिंग कंप्यूटर्स। तो जब हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को इवेल्युएट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो इसमें क्या होता है कि नंबर और कोड असाइन किए जाते हैं सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को। अगर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, अगर कैरेक्टर एब्सेंट है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, और अगर कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया जा रहा तो जीरो साइन यूज करेंगे। मतलब ये कैरेक्टर इज नॉट अवेलेबल और नॉट कंसीडर्ड, या कैरेक्टर अवेलेबल कुछ भी है तो उसमें जीरो यूज करेंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम स्पीड अप करने के लिए एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं। हमारा काम बहुत स्पीड अप हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी,
और हम नंबर और कोड असाइन कर देते हैं कैरेक्टर को, एंड प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर प्लस साइन से रिप्रेजेंट की जाती है, एब्सेंस ऑफ कैरेक्टर माइनस साइन से, और अगर कैरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है या डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें 0 लगा देते हैं। ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, इसका दूसरा नाम फेनेटिक्स होता है। फिर 2 टेक्सोनॉमी में आपको ऑलरेडी भी पढ़ा चुकी हूँ पिछले चैप्टर में, उसकी बात करेंगे, ठीक है। साइटोटेक्सोनॉमी और कैरियोटेक्सोनॉमी एक ही चीज है, एंड देन ए कीमोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स लेंगे हम, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर की बात करते हैं। जब ये साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है तो साइटोटेक्सोनॉमी या कैरियोटेक्सोनॉमी कहते हैं। हीमोटेक्सोनॉमी में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है, जैसे डीएनए का सीक्वेंस क्या है, कोई पर्टिकुलर फैटी एसिड की प्रेजेंस है कि नहीं, एरोमेटिक अमीनो एसिड है कि नहीं। तो ये सारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे कीमोटेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि कोई क्रिस्टल प्रेजेंट है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कोई एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है क्या, तो वो कीमोटेक्सोनॉमी में चला जाता है। डिटेल में जो कीमोटेक्सोनॉमी और साइटोटेक्सोनॉमी हम ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं, आप एक बार वहां से और रेफर कर लें। तो ये हुआ हमारा सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं कहूंगी मैं कहूंगी कि इसको शॉर्ट में जो क्रक्स निकलने वाला है चैप्टर का वो ये है। तो अगर हम पहले क्रक्स पढ़ लेंगे तो हमें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज बच्चे पूरा चैप्टर में डिग करते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि एग्जैक्टली हम कहाँ क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है थैलोइड और एक होता है वेल डिफरेंशिएटेड। तो जो थैलोइड होता है वो लेस डिफरेंशिएटेड ग्रुप होता है। तो 1 मिनट मुझे इसमें आई थिंक मार्कअप करना पड़ेगा, तो लेट मी चूज सम टूल फॉर इट। तो प्लांट किंगडम के अंदर हमने 2 ग्रुप बना लिया, एक है थैलोइड और एक है नॉन थैलोइड। थैलोइड का मतलब हो गया उसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, बहुत ही सिंपल बॉडी, ठीक है। और जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी होगी वो वेल डिफरेंशिएटेड और नॉन थैलोइड ग्रुप आ जाएगा। जिसमें थैलोइड ग्रुप है उसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो होती है गैमेटोफाइट। प्लांट के अंदर 2 तरीके की बॉडी मिलेंगी, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी को कहते हैं, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी को कहते हैं, ठीक है। तो जिनमें थैलोइड है, जिनमें लेस डिफरेंशिएटेड बॉडी है, मतलब वहां पर जो डोमिनेंट फॉर्म है वो गैमेटोफाइट है, मतलब प्लांट ज्यादातर अपनी एक्टिविटीज गैमेटोफाइट के जरिए पूरी करता है या ज्यादातर गैमेटोफाइट की फॉर्म में ही मिलता है। तो 2 तरीके की प्लांट बॉडी होती है लाइफ साइकिल में, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कहते हैं। इट इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, इट इज वेरी सिंपल, इट इज थैलोइड स्ट्रक्चर। एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहते हैं, जनरली इट इज डिफरेंशिएटेड। एंड जो हम एक्चुअल प्लांट को देखते हैं रूट स्टेम और लीफ के साथ, वो स्पोरोफाइट होता है। तो किसी प्लांट में थैलोफाइट गैमेटोफाइट ज्यादा डेवलप्ड होता है, ज्यादा डेवलप का मतलब ज्यादा टाइम तक प्लांट गैमेटोफाइट स्टेज में रहेगा, और किसी प्लांट के अंदर ज्यादा टाइम तक प्लांट स्पोरोफाइट स्टेज में रहता है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस प्लांट में क्या स्टोरी रहती है। तो यहाँ पर क्रक्स ये होता है कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट किन 2 प्लांट ग्रुप्स में मिलती है, एल्गी के अंदर और ब्रायोफाइट के अंदर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट। गैमेटोफाइट जो होता है वो हेप्लोइड होता है, जबकि स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लोइड होता है। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी किन प्लांट ग्रुप्स में मिलेगी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब हमारे पास 5 प्लांट ग्रुप हो गए, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी किसके अंदर मिल रही है, एल्गी और ब्रायोफाइट, मतलब डोमिनेंट फॉर्म। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट फॉर्म में किसके अंदर मिल रही है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू जिन बच्चों को आइडिया नहीं है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट किसमें है, एल्गी के अंदर एब्सेंट है, ब्रायोफाइट के अंदर एब्सेंट है। दोनों में एब्सेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए ट्रेकियोफाइट। दोनों में वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट। जब वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रैकियोफाइट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ना एल्गी में जाइलम फ्लोएम है ना ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम है। फर्स्ट टाइम जाइलम फ्लोएम किसके अंदर मिलेंगे आपको, टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो लिखा है फर्स्ट प्लांट ग्रुप विद वैस्कुलर। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम फ्लोएम मिलेंगे और एंजियोस्पर्म में भी जाइलम फ्लोएम मिलेंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं मिलती। जिम्नोस्पर्म में जनरली मोस्टली वेसल्स नहीं मिलती, मोस्टली वेसल लेस। मोस्टली क्या नहीं मिलेंगी, वेसल्स। और एंजियोस्पर्म में क्या मिलेंगी, वेसल्स भी मिलेंगी।
ठीक है, डिटेल हम इसकी पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर होती है। वास्कुलर टिश्यू एल्गी और ब्रायो के अंदर नहीं मिलते, सबसे पहले वास्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट में मिलते हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का नंबर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइजो एनाइजो और ऊगैमी तीनों एल्गी के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी सारे प्लांट ग्रुप्स में सिर्फ ऊगैमी देखने को मिलेगी, जहां मेल गैमीट मोटाइल और स्मॉल होता है और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल और लार्ज होता है। जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो यूनिसेल्युलर होते हैं एल्गी के अंदर जनरली, और उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, नॉन जैकेटेड होते हैं। जबकि आगे जो सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे वो मल्टी सेल्युलर होंगे, यूनिसेल्युलर नहीं होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहा जाता है। तो एंथीरिडियम आर्किगोनियम ब्रायोफाइट में प्रेजेंट है, जो कि मल्टी सेल्युलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। टेरिडोफाइट्स में भी एंथीरिडियम एंड आर्किगोनियम प्रेजेंट है। अब अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एंथीरिडियम नहीं मिल रहा, लेकिन आर्किगोनियम अभी भी मिल रहा है। आर्किगोनियम मिल रहा है, एंथीरिडियम नहीं मिलेगा। एंथीरिडियम की जगह अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगी, तो एंथीरिडियम इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। और जब हम एंजियोस्पर्म पर आएंगे तो ना एंथीरिडियम मिलेगा ना आर्किगोनियम मिलेगा। जिम्नोस्पर्म के एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर मिलता है जिसमें स्टेमिन और पिस्टिल मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स मिलते हैं। आपको पता है ना, ओव्यूल जो है वो बाद में सीड में कन्वर्ट होता है, तो ओव्यूल मिलते हैं। तो याद रखना है कि यूनिसेल्युलर जैकेटलेस सेक्स ऑर्गन तो एल्गी के अंदर थे, मल्टी सेल्युलर जैकेटेड ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट दोनों में है। एंथीरिडियम एंड आर्किगोनियम नाम है। जिम्नोस्पर्म में आते आते एंथीरिडियम मिलना बंद हो जाएगा, सिर्फ आर्किगोनियम मिलेगा। एंथीरिडियम की जगह अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसको हम डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म में ना एंथीरिडियम मिलेगा ना आर्किगोनियम मिलेगा, स्टेमिन और पिस्टल मिलेंगे। स्टेमिन जो है वो एंड्रोइशियम बनाता है और पिस्टल्स जो होते हैं वो गाइनोइशियम बनाती है, फ्लावर का पार्ट। अब जो स्पोर है, स्पोर सारे सेम साइज के प्रोड्यूस होंगे, तो वो होमोस्पोरस प्लांट हो जाता है। अगर अलग अलग साइज के स्पोर बनते हैं, एक छोटा माइक्रोस्पोर और एक बड़े तरीके के, मतलब साइज में बड़े होंगे, वो मेगास्पोर। तो अगर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो अलग अलग तरीके के स्पोर बनते हैं तो हम उसे हेट्रोस्पोरस प्लांट कहते हैं। तो एल्गी के अंदर तो सिर्फ एक ही तरीके के बनेंगे, होमोस्पोरस। ब्रायोफाइटा में भी एक ही तरीके के बनेंगे, होमोस्पोरस प्लांट हो गया। टेरिडोफाइटा में कुछ नो जेनेरा या जीनस ऐसे होते हैं जिनमें हेट्रोस्पोरी मिलती है, मतलब दो अलग अलग तरीके के स्पोर मिलेंगे, अदरवाइज इट इज होमोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ हेट्रोस्पोरस और एंजियोस्पर्म में भी हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस नेचर प्रेजेंट होना और ओव्यूल की प्रेजेंस होना, उसी से बनता है सीड। तो सीड बनने के लिए हेट्रोस्पोरी होना जरूरी है, मतलब दो अलग अलग स्पोर्स बनने चाहिए, एंड ओव्यूल प्रेजेंट होना चाहिए, तभी सीड बनेगा। तो आपको पता है कि ओव्यूल टेरिडोफाइट के अंदर नहीं है। तो टेरिडोफाइट के जो 9 जेनरा में चाहे हेट्रोस्पोरी मिल रही हो लेकिन ओव्यूल नहीं है, तो वहां पर सीड नहीं बनेंगे। इनकी भी डिटेलिंग हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी टेबल के अराउंड है, ये जितना बना दिया ना बस यही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। अब ये जो सीड है, एल्गी के अंदर तो सीड मिल ही नहीं सकते, क्योंकि सीड बनने के लिए ओव्यूल चाहिए और हेट्रोस्पोरी चाहिए। एल्गी में तो होमोस्पोरी है, ब्रायोफाइटा में भी होमोस्पोरी है, तो वहां पर भी सीड एब्सेंट रहेंगे। टेरिडोफाइटा के 9 जेनरा में हेट्रोस्पोरी तो है लेकिन ओव्यूल नहीं है, तो भी सीड क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो सीड प्रेजेंट किस में होंगे, जिनमें हेट्रोस्पोरी भी है और जिनमें ओव्यूल भी है, तो यहाँ पर सीड प्रेजेंट होंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। अब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो उन्हीं में मिलेगा जिनमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता। जाइगोट के अंदर अगर मियोसिस हो गया तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। जाइगोट के अंदर अगर माइटोसिस होता है तो एम्ब्रियो बनता है। तो एल्गी में ज्यादातर जाइगोट में मियोसिस देखने को मिलेगा, तो एब्सेंट रहेगा एम्ब्रियो। और जब जाइगोट में माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो सब में प्रेजेंट रहेगा। तो बाकी सारे केसेस में एम्ब्रियो प्रेजेंट है। फिर आया है फ्लावर। तो फ्लावर तो हमें पता है, फ्लावर वाले तो सिर्फ एक ही कैटेगरी के प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट नहीं होगा। जिनमें फ्लावर है उन्हीं में ओवरी होगी, और जिनमें ओवरी है उन्हीं में क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो फ्लावर और फ्रूट सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे। बेटा ये जो टेबल है ना, इसमें जितना कुछ लिखा है वही हम प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ये टेबल पहले समझ लेते हो तो प्लांट किंगडम को समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप एक बार इसे एनसीईआरटी से रीड करना। आई थिंक एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने नोट्स में वीडियो में कवर कर ली है। मैं चाहूँ तो अभी एनसीईआरटी ओपन करके आपको फिर से एक एक लाइन रीड करा सकती हूँ, बट अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो मैं वो काम नहीं करूंगी।
अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, डू लेट मी नो। मैं नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले एनसीईआरटी से जितना इस सेशन में पढ़ा है वो डिस्कस कर लूंगी, उसके बाद हम एल्गी के क्लासेस की बात करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एल्गी के वीडियो के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।